Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया हम लोग? Equipotential surface. अरे पूरा बताना, एक चीज बोल के रह गया। क्या क्या डिस्कशन हुआ? उसी बहाने रिकैप होता है ना तुम लोगों का कि क्या क्या डिस्कशन हो चुका है। ड्यू टू डाइपोल शुरू में बताया था। फिर उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेल। चार्ज सेल। Sir, relation between electric field and electric potential goes through the main differential form. लास्ट क्लास में मेनली हम लोगों ने शुरुआत करी थी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का डिस्कशन। उसमें रिलेशन जो हमको मिला था डीवी दैट इज माइनस ऑफ सी डॉट डी आर, उसका यूज करके हम लोग अगर फील्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है तो दो पॉइंट के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है। और अगर पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है तो वहां से हम लोग कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, ये जानकारी आई थी। फिर इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है सरफेस का, और उसके बारे में बात करी हम लोगों ने। और फिर इसको अप्लाई करते हुए हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हमको फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी सेल के लिए, तो कैसे हम इसका यूज करके सेल की वजह से पोटेंशियल एट ए प्लेस के इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। जिसकी जानकारी हमको आई कि आउटसाइड द सेल जो पोटेंशियल होता है क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखा जाता है, वेयर आर इज द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। और अंदर में शेल के हर जगह का पोटेंशियल जो होता है दैट इज सेम, और वो वही होता है जो उस शेल के सरफेस का पोटेंशियल है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि जो सरफेस का पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखा जाता है ना। ये बातें हम लोगों ने कर ली हैं पिछले डिस्कशन के दौरान। अब आओ हम देखते हैं कि एक अगर सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट ए प्लेस को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। नेचुरल है, चार्ज कह रहे हैं और
अगर ये कहा जा रहा है कि चार्ज पूरे पूरे वॉल्यूम में है उसके, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही होगा। ठीक है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो वॉट एवर चार्ज यू हैव गिवन टू दैट पर्टिकुलर सरफेस पे आ जाता। दैट इज सर्विस पे जाता हूँ। वो उसके सरफेस पे होता। यानी कि अगर हमारा मेटालिक स्फीयर है और उसको अगर हमने चार्ज दिया है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन है वो वही होगा जो शेल के लिए हम लोगों ने बनाया है। ठीक है ना? तो मेटल का अगर सॉलिड स्फीयर भी है तो उसके लिए शेल का जो फॉर्मूला था वही हमारा फॉर्मूला वैलिड होगा। किसके लिए? मेटालिक स्फीयर के लिए, इवन कि वो सॉलिड हो। क्लियर? क्योंकि चार्ज जो भी होगा दैट विल बी ऑन इट्स सरफेस ओनली। ठीक है भाई। अब मान लो कि Yes, sir. ये हमारा एक स्फीयर हो गया जिसका रेडियस आपने बोला कि कैपिटल आर का है, और चार्ज यू हैव गिवन टू इट इज capital Q, which is uniformly distributed throughout the volume. Charge Q is uniformly distributed throughout its volume. पूरे पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर ये हमारा स्फीयर है तो इसके बाहर का अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं जो कि सेंटर से आर सेपरेशन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? फॉर द आउटसाइड द स्फीयर। अगर ये पॉइंट P है जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर से आर सेपरेशन पे है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंफॉर्मेशन है? अनन्या सोरेन, अनन्या, अनन्या सोरेन, देव शौकीन, मनस्वी, वैभवी शर्मा। Sir, Q upon 4 pi epsilon naught R. यहाँ पे फील्ड लिखने का इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ पॉइंट P पे। आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट है, Q चार्ज स्फीयर को दिया है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, किस डायरेक्शन में होती है? Sir, towards the right side में होगी. अवे फ्रॉम द सेंटर, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती Yes. है अगर चार्ज गिवन टू द स्फीयर पॉजिटिव हो तो। और जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड लिखने का फॉर्मूला होता है Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन 4 pi epsilon naught R square. आर स्क्वायर। दिस इज द फील्ड। ठीक है, अगर पीछे के फॉर्मूले आप भूलते जाओगे तो काम तो ना बनेगा। अब अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है भाई, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो dv है वो लिखा जाता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर से। हाँ सर। अब देखो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ई डी आर हो जाएगा। ADR. तो ई की वैल्यू रख देते हैं और डी आर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ऑफ क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। दिस विल बी द potential difference in the elemental position change dr. अब now we have to integrate। वही क्राइटेरिया यहाँ भी हम लोग यूज कर रहे हैं कि एट इंफिनिटी लेट द पोटेंशियल शुड बी जीरो।
तो अगर हम वो क्राइटेरिया यूज कर लें, इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को 0 वैल्यू दे देते हैं, तो एट सेपरेशन आर जो पोटेंशियल V होगा, इट कैन बी रिटन एज V माइनस का 0 दैट इज इक्वल टू, इधर में देखो तो इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई आर। हाँ सर। ठीक है, तो Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या पहले 1 बाई आर लिख देते हैं, फिर लिमिट लगा के तब अगला स्टेप में लिख देते हैं, जिससे कंफ्यूजन न रहे। तो Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द पोटेंशियल। और फॉर्मूला क्या मिला, अगर शेल का जो मिला था वही सॉलिड स्फीयर के लिए भी है ना, शेल के लिए भी यही था, आउटसाइड पोजीशन के लिए, है ना। यस सर। तो जो सेल का पोटेंशियल को दिखाने का इंफॉर्मेशन था वही हमारा सॉलिड स्फीयर के लिए भी है, बट आउटसाइड पोजीशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आउटसाइड के लिए फील्ड भी सेम फार्मूले से लिखते हैं, तो पोटेंशियल का भी जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला मिला दैट इज सेम। अब इनसाइड द स्फीयर आते हैं, पहले तो सरफेस का पोटेंशियल लिख लेते हैं यहाँ से। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस क्या हो जाएगा यहाँ से, Q by 4 pi epsilon naught R. Yes, sir. इसी में R की जगह पे कैपिटल R रख देना होगा ना, दैट विल बिकम द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। जी कुछ बोला किसी ने? नहीं सर, कुछ नहीं बोला, वो भी जगह माइक ऑन हो गया था। अच्छा, अब आओ अंदर के पॉइंट के लिए बात करते हैं ना, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर अब मान लो कि ये पॉइंट हमने r लेस देन इक्वल्स टू r के करस्पॉन्डिंग रखी है, तो अंदर में कोई पॉइंट हो स्फीयर के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला कितने लोग आप में से बताना चाहेंगे? इनसाइड द स्फीयर व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी बताना चाहते हैं प्लीज रेज देयर हैंड। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड इनसाइड द स्फीयर if charge is uniformly distributed throughout its volume? मात्र 5 लोग, 6 7, चलो गुनगुन बताओ। Yes, sir, 0. 0 कैसे बताई बेटा? पीछे से कॉपी पलट के देखे। नो सर, आपने कल बताया था ना कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनसाइड द सेल, तो मैंने ऐसे बताया। इनसाइड द, पूरा बोलो क्या बोल रहे थे? सर इनसाइड उसके अंदर जो होगी सॉरी, किसके अंदर, किसके अंदर? सर इनसाइड द स्फीयर सरफेस नहीं, शेल के लिए बताया था, वो शेल के लिए बताया था, समझी? ये सॉलिड है, सॉलिड। अनन्या सूर्यन, अनन्या आपका हैंड रेज दिख रहा है, बोलेंगे कुछ? Yes, sir. जी 1 upon बोलिए। 4 pi. Yes, sir. 1 upon 4 pi epsilon naught Q. 1 upon 4 pi epsilon naught Q X upon R cube. x upon r क्यूब, यानी कि r upon r क्यूब। ठीक है, चलो भाई आपको याद सर एक तो? और था, वो r/3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये अंदर में सर वो R वेक्टर होगा ना? वो r वेक्टर तो यहाँ डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, घबराने, वहां पे केवल मैग्नीट्यूड लिखा है ना। यस सर।
यहाँ पे जो फील्ड होती है यहाँ भी डायरेक्शन को देने का वही तरीका है भाई। अगर चार्ज गिवन टू द स्फीयर पॉजिटिव है then it is away from the center, and if charge given to the sphere is negative then it is toward the center। ठीक है, ये आपके पास अंदर में फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया। मैग्नीट्यूड लिखा है ये, ठीक है। तो डीबी आपको क्या लिखोगे भाई, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब देखो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो अगेन डॉट प्रोडक्ट ई डी आर हो जाएगा, तो माइनस का क्यू आर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डी आर, ये हमारा पोटेंशियल को लिखने का एक्सप्रेशन हो गया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन विद इन प्रॉपर लिमिट। इन्फिनिटी पे जब पोटेंशियल आप जीरो कह रहे थे तो सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने बनाया है। आर इक्वल्स टू आर पे क्या पोटेंशियल था भाई, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे क्या पोटेंशियल था, Q by 4 pi epsilon naught R। हाँ, तो ये वीएस है ना, ये जो सरफेस का पोटेंशियल, और स्मॉल आर पे क्या पोटेंशियल है वी, ये हमको लिखना है। तो ये हमारी लिमिट हो गई। लिमिट समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे वीएस है, जो कि हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है, इसको आगे चल के प्लेस कर लेंगे। अभी बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ ना लिखना रहे, इसलिए सिंपली वीएस लिख दिया। और आर इक्वल्स टू आर पे हम भी लिखना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर लिमिट हो गई करस्पॉन्डिंग। तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन का क्या हो गया, वी माइनस वी एस हो गया, और राइट साइड में अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 विथ निगेटिव, क्योंकि माइनस पहले से है तो माइनस का आर स्क्वायर बाई 2, और ये कैपिटल आर से स्मॉल आर की लिमिट हो गई। वी दैट इज वी एस को इधर ट्रांसफर ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है माइनस प्लस क्यू डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये लिमिट प्लेस करने पे मिलेगा क्या, बोलो भाई, ठीक है? हाँ सर। अब इन दोनों में से हम जो है वो कॉमन निकाल ले रहे हैं, क्यू डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। लिखा जा सकता है ये पोटेंशियल को। यस सर। तो ये अंदर में स्फीयर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वो आपका ये फॉर्मूला हो गया, विच यू हैव टू रिमेम्बर स्पेसिफिकली एट द सेंटर। एट सेंटर आर की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो सेंटर हो जाएगा क्या, सेंटर हो जाएगा 3Q डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। ये हो जाएगा सेंटर का पोटेंशियल, स्मॉल आर की जगह पे 0 प्लेस कर दिया, है ना। और अगर आप इसको देखो तो ये कितना है, 3/2 ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस, है ना। सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है, ये सेंटर का पोटेंशियल हो गया। ये पॉइंट आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है कि सरफेस का पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है सेंटर का पोटेंशियल, ठीक है क्या? यस जरा इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। यहीं पे एक नया स्फीयर बना दे रहे हैं और ग्राफ बनाते हैं।
सेंटर का पोटेंशियल है 3Q डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सरफेस का पोटेंशियल है Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। और सरफेस के बाहर का तो ग्राफ आपको कल ही का क्लियर है, हाँ? ये 1/r का ग्राफ है, तो आपको मालूम है कि डिक्रीजिंग होगी, कॉन्केविटी अपवर्ड की होगी। यहाँ पे तो वैल्यू आपको मालूम हो गई है और आगे बढ़ते जाएंगे, घटता जाएगा, फाइनली ये इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ये तो सरफेस के बाहर के पॉइंट के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वही ग्राफ है जो आपका शेल का था, सेम है ना। अब अंदर में ग्राफ कैसा होगा उसको हम लोग देखते हैं। अंदर में ग्राफ कैसा होगा उसके लिए एक इंफॉर्मेशन तो यह है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे जाके एंड होगा, इतनी चीज तो क्लियर है। अब ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये आपको जानना है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो भाई स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, है ना। डीवीडीआर करो, तो डीवीडीआर अगर आप करते हो तो डीवीडीआर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2QR विथ निगेटिव डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब मिलेगा क्या। स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इस रिलेशन को डिफरेंशिएट किया गया तो इतना मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई समस्या हो तो बोले। हाँ भूमि ठीक है, सर एक बार और समझा दो। क्या चीज, ये डिफरेंशिएशन? हाँ जी सर। अच्छा देखो, तो पूरा लिख देता हूँ अलग से। इसमें देखो तो Q डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, हाँ? अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर में, ये 3r², ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, और ये -r² है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2r। ठीक है। तो dvdr की वैल्यू क्या हो गई भाई, दैट इज -Q r डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। अब इसमें स्मॉल आर की जगह पे कोई भी वैल्यू 0 से r के बीच में आप रखोगे तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। स्मॉल आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर के बीच में अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कि नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ। डीवीडीआर इज नेगेटिव तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक बार दोबारा बताना लास्ट में अभी जो आपने बताया। मैंने ये पीछे आपको ग्राफ ट्रेस करने के कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं। यस सर, नहीं सर मुझे अभी एक कनेक्शन कर दीजिए। तो उसमें आपको बताया गया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव किसी इंटरवल के लिए नेगेटिव हो तो उस इंटरवल में ग्राफ का ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको नेगेटिव मिल रहा है, आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर के बीच में यहाँ पे कुछ भी रखोगे निगेटिव ये रहेगा ना। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं भाई, तो d2v dr2 अगर आपने करा तो क्या मिलेगा, ये माइनस का Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब मिलेगा, एंड इट इज आल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही है। स्मॉल आर इंडिपेंडेंट है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या इसका नेचर बताया गया है आपको, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। कॉन्केविटी डाउनवर्ड या कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, ठीक है। तो कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होगी, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ बना दो, ठीक है। तो यहाँ से डिक्रीज होता हुआ और ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स ग्राफ, ये ऐसे आपको ग्राफ बनाना है,
this will be the variation of potential due to this particular solid sphere. ध्यान रहे कि यहाँ पे दोनों ग्राफ को जो मर्ज करिएगा तो स्मूथ मर्ज करिएगा, है ना। दोनों ग्राफ का जो मर्जर होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। ये नहीं कि एक को ऐसे बनाया और दूसरे को जो है ऐसे बना रहे। मर्जर स्मूथ करिएगा दोनों का, Yes. ठीक है। और ये क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है क्या किसी को? वहां पे मर्जर स्मूथ क्यों कह रहे हैं, ये बात किसी को समझ में आ रही है तो प्लीज आंसर करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं मर्जर शुड बी स्मूथ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? पोटेंशियल का, फील्ड का नेगेटिव ना। तो इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप होना चाहिए दोनों कर्व का सेम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएशन जब भी आप ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल का, तो इट शुड बी ए स्मूथ ग्राफ कर्व। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे शार्प टर्न आवे। शार्प टर्न अगर आता है इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे दो दो स्लोप हो जाएंगे। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. दो स्लोप हो गए तो दो वहां पे एक ही पोजीशन पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जबकि आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी यूनिक, ठीक है ना। तो चाहे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जब आप प्लॉट करोगे ना तो उसमें शार्प टर्न नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जो भी कर्वेचर होना चाहिए इट शुड बी स्मूथ, स्मूथ ज्वाइनिंग होनी चाहिए कहीं भी दो कर्व को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो पोटेंशियल के वेरिएशन के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि उसका स्लोप अलग हो जाएगा अगर दोनों के वहां पे शार्प टर्निंग आपने दिखाई तो। क्लियर बात? और वो Yes, sir. Yes, sir. तो दो फील्ड हो जाएगी। Yes. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। अब जैसे मान लो कि तुमको बोला कि ये एक बड़ा सा स्फीयर है और इसका चार्ज आपने जो दिया है कैपिटल क्यू का दिया है, रेडियस इसका आर का है, ठीक है। और इसमें आपने क्या करा कि एक ऐसे छोटा सा नैरो सा एक होल ड्रिल कर दिया इसमें, इस स्फीयर में एक नैरो होल आपने ड्रिल कर दिया और ये होल जो है स्मूथ है, ठीक है भाई। ये होल क्या है? स्मूथ है। अब आपसे बोला क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि माइनस क्यू का है जिसका मास m का है, इसको इस स्फीयर के सरफेस से फ्रीली रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज व्हेन इट रीचेस एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर? A uniformly charged sphere of radius capital R and charge Q has a narrow tunnel through one of its diameter.
tunnel is smooth. A point mass m with charge minus q is released at the opening of tunnel. Find its speed when it comes to the center. सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के जब सेंटर पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी ये आपको बतानी है, मान लो। ठीक है, कर रहे हो कोई? Yes, sir. अंडर रूट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम इंटू लेफ्ट और डायरेक्शन। Yes, sir. और भी किसी को मिला क्या? बड़ी सिंपल सी बात थी भाई जो मैंने पूछी थी। अब आप देखो तो ये जो चार्ज है जब आप इसको यहाँ से छोड़ रहे हो तो इट इज गोइंग टू मूव अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफर्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्फीयर। इस स्फीयर के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो उसके कारण ये मूव करेगा। अब जब ये इस पर्टिकुलर टनल के अलोंग मूव कर रहा होगा तो आपके पास जानकारी है कि उस पे एक ही फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव नेचर का है जो इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के होगी क्योंकि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे चार्ज पार्टिकल की जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी क्या? Yes, sir. ये कांस्टेंट Yes, sir. रहने का मतलब क्या हो गया कि जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये सरफेस पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ये लिखना है। तो सरफेस का पोटेंशियल में चार्ज मल्टीप्लाई करो तो सरफेस का पोटेंशियल था Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस वाज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस और उसमें माइनस का Q मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। इसमें से फाइनल को घटाएंगे तो लॉस मिलेगा तो माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस का 3Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सेंटर का पोटेंशियल होता है और उसमें माइनस का Q मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर जहाँ पे v जो है इसकी स्पीड है एट द सेंटर व्हेन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल रीचेस द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। अब ये सब्सट्रैक्ट कर लो भाई तो 8 को एलसीएम कर दिया तो इधर में 2 हो गया 3 हो गया तो QQ डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस विल बी द लेफ्ट साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। तो v के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा QQ डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और ये स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है ना, m भी यहाँ पे नीचे में। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज अप्रोचिंग टू द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक थोड़ा सा अलग सा
क्वेश्चन पूछ देते हैं। मान लो कि यही जो है वो पार्टिकल जो यहाँ पे छोड़ा है, इसके मोशन के बारे में हम देखना चाहते हैं कि इसका मोशन पार्टिकल का कैसा होगा। ये आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो, बता सकते हो? एसटीएम होगा। ऐसा ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑल्सो? यस सर, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो प्लीज यस सर। टाइम पीरियड भी निकालिए। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालो तो जरा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सर एम इक्वल्स टू कांस्टेंट बता दो एक बार। एम ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। एम ई एम में नहीं है, एम ई है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म बाय चार्ज पार्टिकल। ये एनर्जी का प्रिंसिपल है जो आपको 11th में पढ़े हैं, और हमने आपको इस चैप्टर के शुरू में ही थोड़ा इंट्रोड्यूस भी किया था। जब नॉन फोर्स के द्वारा वर्क 0 होता है भाई, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है। अब अगर इस पार्टिकल का इस टनल के अलोंग मूवमेंट आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इस पे केवल एक अकेला फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव होता है। तो ऐसे केस में इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो वो वर्क 0 होगा ना नॉन कंजर्वेटिव का। हाँ सर। तो वही कंडीशन यहाँ पे यूज करी हमने। ठीक है। ओके सर। अब जरा मान लो कि तुमको सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका कैसे हो रहा है उसको समझना है, तो उसको देख लो, पहले समझ लो, और फिर टाइम पीरियड भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये तो बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि जब ये पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। यस सर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या होता है भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्यू आर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सेंटर पे जो फील्ड होगी 0, तो सेंटर का जो पोजीशन होगा वो तो हमारा इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब जब आप यहाँ पे किसी समय पे पार्टिकल है, मान लो कि सेंटर से स्मॉल आर के सेपरेशन पे या एक्स के सेपरेशन पे है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि चार्ज इस पे निगेटिव का है ना भाई, माइनस का क्यों है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बाई तरफ। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। कितना फोर्स लगेगा वो लिखना होगा, तो क्यू क्यू एक्स डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का मैग्नीट्यूड होगा, और एक्स डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर दोगे तो माइनस का क्यू क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से लिखोगे ना, और ये इक्वल हो जाएगा यम इंटू एक्स डी टी टू के। ठीक है, लिखा जाएगा। तो डी टी टू प्लस क्यू क्यू अपान
4 pi epsilon naught r cube into m x that is equals to 0। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सप्रेशन क्या? यस सर, अभी कंपेयर कर लेंगे बाद। हाँ, और ये आपको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे पार्टिकल का मोशन जो है एसएचएम का होगा, ठीक है। और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन जो ये ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम अपॉन क्यू क्यूब। दिस विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड होगा जिसको परफॉर्म करता हुआ ये हमारा पार्टिकल इस स्फीयर के अंदर जो टनल हमने बनाई है उसमें मूव कर रहा होगा, ठीक है क्या? यस सर। यस यस सर। एक प्रॉब्लम और कर लो स्फीयर की जगह रिंग का, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। मान लो कि आपसे बोला गया कि ये एक रिंग है ना, इसको चार्ज आपने जो कैपिटल क्यू का सर? दिया है। हाँ जी बोलो। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा? हाँ? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो v की तो वैल्यू है, उसको r से करते तो फिर ओमेगा भी निकल जाता, तो सीधा t की वैल्यू रख देते 2 पाई बाय ओमेगा। v इक्वल्स टू आर ओमेगा आपको मालूम है, अगर इसका मोशन एसएचएम है पहले से आपको मालूम है, और ये भी मालूम है कि ये आर ही इसका एम्पलीट्यूड है, तो आप कर सकते हो, तो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। बट आपको ये तो पहले से मालूम नहीं ना कि इसका मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जज कि उसका मोशन एसएचएम है कि नहीं है। जब ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तब हम जो है इसके मोशन को एसएचएम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब v इक्वल्स टू ए ओमेगा कब होता है? सेंट्रल मीन पोजीशन पे स्पीड होती है जब उसको एक्सट्रीम पोजीशन से रेस्ट से आपने छोड़ रखा है। अब आप यहाँ से रिलीज करोगे तो यहाँ पे ये रेस्ट से छोड़ा है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन आप देखोगे तो इस एंड पे आके पार्टिकल रेस्ट में आएगा और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इस स्फीयर के रेडियस के बराबर का ही होगा, ठीक है। इसलिए आप अगर हाँ v सर। ये जो v निकाले थे ऊपर वाले प्रॉब्लम में, इसी में r इंटू ओमेगा के बराबर कर देंगे तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको फटाफट वहां से भी मिल जाएगी, जो कि आपको यही मिलेगी जो इधर में लिखा है, ठीक है ना। एक रिंग है जिसका रेडियस r है और जिसको आपने चार्ज जो है वो q का दिया है, ठीक है। और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P जिसका कि सेपरेशन है 4r का। 4r कर दे? नहीं, 4r की जगह थोड़ा कैलकुलेशन में सुविधा वाला दे देते हैं आपको, √3r कर देते हैं। √3r पे एक पॉइंट है जहां पर कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू को प्लेस किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से इसको मिनिमम क्या वेलोसिटी दी जाए जिससे कि ये सेंटर तक पहुंच जाए। ए चार्ज पार्टिकल of charge q and mass m is placed at the axis of a ring at a distance
√3r, where r is the radius of ring. ये फिक्स्ड है. If charge given to ring is capital Q, what minimum speed should be given to charge particle so that it can reach up to the center of ring. रिंग के सेंटर तक पहुंच जाए उसके लिए क्या चार्ज आपको देना होगा, बताना फटाफट. Under root q upon 4 pi epsilon naught rm. Yes, sir. Under root q upon 4 pi epsilon naught rm. क्यू क्यू नहीं करोगे, खाली क्यू कहोगे. Yes, sir. Q, capital Yes, sir. Q. Q भी रहेगा. अगेन यहाँ भी जो है वही आपका सेम प्रिंसिपल यूज होगा. आ गया सर. चार्ज पार्टिकल को जब आप √3 क्या बोल रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ सर आ गया आंसर. वेरी गुड. आ गया यस तो सर. देख तो लो किसके किसके आ गए भाई, जरा हाथ उठाना जिसके जिसके आ गए. हर्ष, पूरिया, तोमर, गणेश, एक किसी लड़की का भी आया था आवाज. हाथ नहीं उठा, किसका आया था? अगेन यहाँ भी सेम प्रिंसिपल यूज होना है भाई. जब ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ से आपने थ्रो कर दिया तो इसका आगे का जो मूवमेंट होगा इट विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Electrostatic force. जो कि कंजर्वेटिव है ना भाई. तो अगर यहाँ से आपने इस चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा है तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इस पोजीशन तक जाने के लिए जो भी आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से होगी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, है ना. तो जब आप यहाँ से थ्रो कर दिए तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी. यहाँ से आपने थ्रो किया और इस पोजीशन पे तुमको पहुंचाना है. पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करो तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, Yes. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के. काइनेटिक एनर्जी का लॉस केवल आपको इस सेंटर तक पहुंचा देना है भाई. तो मिनिमम स्पीड तुमको चाहिए तो यहाँ पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ लॉस करा दें तो लेट इट बी वी. तो हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर दैट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सेंटर पे पहुंच गया, बोलो भाई ठीक है क्या? जस्ट हाँ, यू सर. हैव जस्ट द पार्टिकल हैज टू रीच अप टू द सेंटर. तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा लॉस हो गया. और गेन कितने का हुआ? तो जब यहाँ पे पार्टिकल है किसी रिंग के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां का पोटेंशियल लिखने का तुमको फॉर्मूला मालूम है.
क्या लिखा जाता है भाई? क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ दिस सर। इज अ पोटेंशियल। तो x बराबर 0 सेंटर है, तो पोटेंशियल ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा? क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल हो गया माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? √3r है, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर दैट इज 2r हो जाएगा। 2r। तो ये पोटेंशियल का गेन हो गया मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी का गेन। ठीक है क्या? बोलो। पोटेंशियल में जितनी की इंक्रीमेंट हुआ उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन मिल जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये आपका हो गया हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इधर से आप इसको सॉल्व करो तो q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r बचेगा ये, और उसमें स्मॉल q मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो v के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m रूट के अंदर। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड at that position so that it may reach up to the center of this particular ring. ठीक है क्या? पोटेंशियल एनर्जी पे एक और अच्छा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं ना। मान लो कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, कैपिटल Q का है, ये इस पोजीशन पे फिक्स्ड है। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जो कि मान लो कि आपने कह दिया ये फिक्स्ड है, माइनस का Q है और ये इससे फार अवे पोजीशन पे है। यहां से इसको v स्पीड से थ्रो किया गया, जो इसका लाइन ऑफ मोशन है वो इस चार्ज पार्टिकल से जो सेपरेशन पोजेस कर रहा है वो a का है ना। a के ऑफसेट पे आपको इससे थ्रो कर दिया गया। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द वेलोसिटी प्रोवाइडेड एज वेल एज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, उसके इन्फ्लुएंस में ये ऐसे मूव करता हुआ जाएगा भाई, और इसके पास से ऐसे गुजर जाएगा। आपको बताना है कि ये मिनिमम किस सेपरेशन तक जाएगा और वहां पे इसकी स्पीड भी बता देना। मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज m, है ना। किस मिनिमम सेपरेशन तक जाएगा ये बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि वहां पे उसका स्पीड क्या होगा। दोनों इंफॉर्मेशन देनी। करना चाहेंगे? यस सर। तो ट्राई करें। इस तरीके का तुम्हारे बुकलेट में कोई एक प्रॉब्लम था ना? मैं देख रहा हूँ कहाँ था।
कहीं था ना इस तरीके का प्रॉब्लम आपके बुकलेट में, देखे हैं आप लोग? है। वी नॉट मान लो इसको, चलो एक अलग value। ऑफसेट इसका ए का है, ये फिक्स्ड है चार्ज पार्टिकल यहाँ पे। क्या करोगे ये समझ में आ रहा है क्या? एक तो एनर्जी वाला करेंगे। हम्म, दूसरा मोमेंटम कंसिडर करेंगे। नहीं, पोलर मोमेंटम का। आगे सर एंगुलर मोमेंटम। आओ देख लो इसको समझ लो। देखिए जब इसको फार अवे पोजीशन से जब आप इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल और ये जो फिक्स चार्ज है, इन दोनों के बीच आपस का जो इंटरेक्शन होगा वो इसी लाइन के अलग होगा। अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगेगा ना, इधर की तरफ लगेगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो इस फोर्स का टॉर्क 0 होगा। होगा क्या? Yes, sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on charge minus q is towards charge capital Q. Therefore, its torque about fixed charge point is 0। होगा ना? अगर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है। ठीक है? यस सर। अच्छा, और अगर टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, है ना? Therefore, यस सर। yes, angular momentum of charged particle will be conserved। इसकी एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व रहेगा। अब वो किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का कैसे लिखते हो भाई? एमबीडी से ना? यस यहाँ सर। पे जो आता है वो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है पॉइंट से उसके लाइन ऑफ मोशन पे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो वो लिखा जाएगा एम बी नॉट इंटू ए से, और फाइनली मान लो कि ये आर सेपरेशन पे आ जाता है और यहाँ पे स्पीड को वी कह देते हो, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम इंटू आर के। होगा क्या? बोलो। तो वी के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या बन गया कि वी का इंफॉर्मेशन होगा वी नॉट ए बाई आर। ये एक इंफॉर्मेशन तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से होगा। दूसरा आपके पास जानकारी क्या है कि मोशन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। WNC equals to 0, M equals to constant. मोशन इज अंडर कंजर्वेटिव फोर्स therefore वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना?
constant, right? Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराओ भाई. इनिशियली व्हेन दिस चार्ज पॉइंट वाज फार अवे, तो एट दैट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बहुत दूर पे. पोटेंशियल कितना होता है? 0. जीरो. जीरो. एनर्जी जीरो. इनिशियल केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी नॉट का स्क्वायर. ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये इक्वल हो जाएगा जब ये आर सेपरेशन पे आ गया भाई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? क्यू डिवीजन Q epsilon naught R. 4 pi का नेगेटिव ना. ये इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्लस हाफ एम बी का स्क्वायर. तो मैकेनिकल एनर्जी दोनों जगहों की हमने इक्वल कर दी. ठीक है. यस सर. V की जगह पे इधर में V नॉट A बाई आर रख देते हैं. तो इधर में हमारा क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 1/2 ऑफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर A स्क्वायर डिवीजन में R स्क्वायर. ठीक है, मिलेगा? बोलो भाई. Yes, sir. तो यस सर. हम R का क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो इस R स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 को भी हटा देते हैं. तो क्या हो जाएगा? ये m इंटू वी नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R नेगेटिव का, और ये हो जाएगा प्लस m इंटू वी नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर. लिख सकते हैं. ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m वी नॉट का स्क्वायर इंटू R माइनस का ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. लिखा जा सकता है इसको ऐसे भी. बोलो भाई. Yes, sir. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आर का, तो इसके 2 रूट होंगे. एक रूट जो आर की होगी वो आपके पास जानकारी में है कि ये लिखा जाएगा क्या? माइनस का भी, यानी कि क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी नॉट का स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि 2. लिखा जा सकता है क्या? बोलो भाई. यस सर. Yes. Yes, sir. तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव वाले रूट को डिस्कार्ड कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. दिस इज द रेडियस या मिनिमम सेपरेशन जो कि ये चार्ज पार्टिकल पोजेस करेगा. ठीक है. यस सर. Yes, sir. दिस इज द मिनिमम सेपरेशन. अब ये मिनिमम सेपरेशन अगर ये घर में उठा के रख दोगे यहाँ पे, ये आर की वैल्यू यहाँ पे, तो वी की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना. मिनिमम वहां पे मिनिमम सेपरेशन पे स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितना होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है भाई. यस सर. समझ में आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को?
नो सर। No, sir. और कोई भी नहीं। चलिए ठीक है, एक बार अटेंडेंस कर लें। हाँ जी, तो ये हो गया आपका कि कैसे आप एनर्जी के प्रिंसिपल को अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो है वो अप्लाई करेंगे, किससे किसी सिचुएशन में आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपके पास बन गया। अब एक सिचुएशन और देखा जाए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो किसी एक लॉन्ग चार्ज वायर के लिए भी जो है वो बना के रखा है ना। अब आते हैं, देखते हैं कि कोई अगर लॉन्ग चार्ज वायर तो उसके इन्फ्लुएंस में आसपास के रीजन में दो पॉइंट्स अगर लिए जाए तो उनके बीच में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लॉन्ग चार्ज। मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, वायर है, जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने लैम्डा की कही है। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो इस वायर से एक्स या आर सेपरेशन का कोई पॉइंट आप लेते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अगर चार्ज गिवन टू द वायर इज पॉजिटिव देन इट इज परपेंडिकुलर टू द वायर होता है, अवे फ्रॉम द वायर होता है। और अगर यही चार्ज
नेगेटिव आपने दिया है तो टुवर्ड द वायर होता है, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होती है वो लिखने का फॉर्मूला आप में से ज्यादातर लोगों को याद होना चाहिए। हाँ, मैं पूछता हूँ, जरा देखें किसी को याद है क्या? कितने लोगों को याद है भाई? हाथ उठाना जरा। सर किसका फॉर्मूला? एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेपरेशन आर। चलो बहुत अच्छा, ज्यादातर लोगों को याद है। मनदीप सिंह बता बेटा। सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखते हो। ये आपका फील्ड का मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन है, और डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अवे का होगा, और चार्ज अगर निगेटिव है तो टुवर्ड्स का होगा। मान लो कि एक छोटे से एलिमेंटल पोजीशन चेंज डीआर के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, तो हमको मालूम है कि डीवी जो है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर से लिखते हैं भाई। तो डीवी का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। अब इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम ए पोजीशन R1 टू R2, तो हमको उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाएगा। मान लो कि ये एक पोजीशन इज एट ए सेपरेशन ऑफ R1 और दूसरा ये पॉइंट हो गया 2 जो कि एट ए सेपरेशन ऑफ R2 है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ना, R1 से R2 का, V1 से V2। तो इधर में लेफ्ट साइड तो V2 माइनस का V1 हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln r, है ना? यस सर। यस सर। और लिमिट हो जाएगी R1 टू R2। तो ये V2 माइनस V1 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1। ठीक है, यानी कि अगर आपने चार्ज पॉजिटिव दे रखा है इस वायर को, तो एक्सिस ऑफ द वायर से आप दूर जाओगे तो पोटेंशियल इधर में देखो निगेटिव मिला है, घटेगा ना। वायर के एक्सिस से दूर जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वायर के एक्सिस के तरफ आओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। और वहीं पे अगर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस का लैम्डा का दिया होता तो क्या होता है? एक्सिस से दूर जाते लैम्डा एक्सिस से दूर जाते पोटेंशियल बढ़ता, और एक्सिस की तरफ आते तो पोटेंशियल घटता। ठीक है, यही दोनों ही केस में तो यही रहेगा, बस आपको प्लस माइनस का जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। तो ये किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है भाई कि यहाँ पे इन्फिनिटी के सेपरेशन के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को डिफाइन करने की हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं बनती है। ठीक है ना? तो चूंकि जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस ही आता है, तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को याद रखने की कोई जरूरत विशेष नहीं है। ठीक है, आप डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अब हो सकता है कि किसी सेपरेशन के लिए कह दे कि जो है वो आप पोटेंशियल को 0 मान लीजिए, जैसे कह दिया कि R = 4 मीटर पे 0 मान लीजिए, तो क्या करेंगे? R1 की जगह 4 रख देंगे और V1 की जगह 0 रख देंगे। तो किसी सेपरेशन R के लिए पोटेंशियल क्या होगा वो लिखने का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल को 0 के क्राइटेरिया नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट अगर R1 की वैल्यू रख दोगे तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड, है ना? इसलिए जैसे हम लोग स्फीयर के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में देखे थे कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल 0 मान रहे थे, एंड दैट वाज द कस्टमरी।
वो तो कोई नियम तो है नहीं ना, बोला ना कि पोटेंशियल को आप कहीं भी जीरो वैल्यू असाइन कर सकते थे, है ना। पोटेंशियल को कहीं भी जीरो वैल्यू असाइन करी जा सकती है, ठीक है। कस्टमरी क्या है कि पॉइंट चार्ज है, स्फीयर है, तो वहां से इंफ्रारेड पे हम जीरो मान लेते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल को लिखने का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। बट वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा इन्फिनिटी पे आपको जीरो ही मानना है। वो आप किसी भी सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट बोला जा सकता है जहां पे आपको पोटेंशियल को ध्यान में लेकर के अपने ऑब्जर्वेशन को देना होगा। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई Yes, sir. क्या जो मैं बोला? Yes, sir. पोटेंशियल का डाटम कहीं भी माना जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहीं पे मानोगे, है ना। जहां पे सुविधा बनती है वहां पे आप मान सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। तो ये हो गया किसी वायर के कारण। अब शीट का भी आपके पास फॉर्मूला इमेज, अगर आप चाहो तो शीट की वजह से भी फील्ड के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो शीट की वजह से अगर लिखना है तो शीट की वजह से तो और सिंपल है, क्योंकि आपको मालूम है कि फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना। Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज शीट। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए चार्ज शीट। अब ये मान लो कि कोई एक बहुत लंबी चौड़ी शीट है जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी तूने सिग्मा का कहा। अब इसके पास में कोई पॉइंट हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि दैट इज अवे फ्रॉम द शीट होती है, अगर चार्ज गिवन टू द सीट पॉजिटिव हो तो, और टुवर्ड द सीट होती है अगर चार्ज गिवन टू द सीट निगेटिव हो तो, है ना। तो डीवी आपका फिर से वही माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो डीवी के इंफॉर्मेशन हो जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सीट के कारण फील्ड लिखने का फॉर्मूला है डी आर। इसको R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दो। मान लो कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये इज एट ए सेपरेशन R1 एंड इट इज एट ए सेपरेशन R2। तो R1 से R2 इसको इंटीग्रेट कर दो, V1 से V2, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें मिल जाएगा। V2 माइनस का V1 ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस का R1। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए शीट, दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये तो कुछ कंडीशनल सिचुएशन हो गई जिसके रिलेटेड आपके पास एक्सप्रेशन नोन है, फॉर्मूले नोन है, तो यू कैन जस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी का। एक इस पे भी बेस्ड बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। सर नोट करना है। हाँ नोट कर लो भाई, कहाँ तक कर दूं ऊपर, यहाँ तक। सर बस। यस। डन सर। हो गया। यस सर।
मान लो कि ये हमारा एक सेल है, आर रेडियस का है, और इसको हमने क्यू चार्ज ला करके इस पे रख दिया। तो अब ये चार्ज शेल हो गया, तो इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं? चार्ज एक सर्टेन सेपरेशन पे आ गए, एक दूसरे से प्लेस्ड हो गए, तो दिस पर्टिकुलर सेल विल हैव सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्जिंग, है ना? Yes, sir. ऐसा इसको चार्जिंग को करने में यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। आप जो वर्क करे होंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया होगा, क्योंकि जैसे ही आपने छोटा सा चार्ज लाके एक सेल को दिया, देन आफ्टर फर्दर जब दूसरा चार्ज आप ला करके उस पर रखना चाहोगे तो इट विल रिपेल, उसको रिपेल कर रहा होगा। उस फोर्स के अगेंस्ट आपको आप मूव करा के उसको उसके सरफेस पे लाके प्लेस करना होगा। तो नेचुरल है कि ऐसे सिचुएशन में हमारे इस पर्टिकुलर सेल से जो एसोसिएटेड एनर्जी है, जो कि उसके कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग होगी, वो बढ़ेगी। जो कि कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसको आप क्या कहते हो? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके द्वारा सर्टेन स्टोर हो जाएगी सेल के द्वारा। बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रही है इसको? whatever charge you have placed on this particular cell is going to repel each other, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको सर्टेन वर्क को परफॉर्म करते हुए वो चार्ज को ला करके इस सेल पे रखना पड़ा होगा, ठीक है ना? जिसके इन्फ्लुएंस में यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन वर्क, और जो भी वर्क आपने करे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करा दिया, ठीक है? तो वो कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मान लो कि हम मानते हैं कि इनिशियली सेल इज अनचार्ज्ड and all the charges which are placed on this particular cell are far away from each other. Theoretically they are at infinity, है ना? एक दूसरे से बहुत दूर है ये चार्ज, ठीक है? और स्लोली हम ला करके इस पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है? लेट एट ए पर्टिकुलर टाइम charge on the cell is dq, charge on the cell is q। इसी टाइम पे हमने मान लिया कि सेल पे जो चार्ज है दैट इज q, ठीक है भाई? तो सेल पे जो चार्ज q है उसके कारण इसका पोटेंशियल कितना होगा? Q upon 4 pi epsilon naught R. Potential of cell due to this charge, अगर हम भी कहते हैं भाई, तो ये क्या लिखा जाएगा? Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Yes, sir. अब इस Q चार्ज के आने पे इसका पोटेंशियल इतना है। अब फर्दर जो हम DQ चार्ज अगर इस पे ला करके रखेंगे, तो इनिशियली जो ये DQ चार्ज है दिस इज फार अवे, तो वहां पे उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
जब यहाँ पे लाके प्लेस करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी, V इंटू डी क्यू हो जाएगी। Yes, sir. When we further place charge dq on it, its potential energy is increased, और कितना बढ़ेगा भाई? ड्यू V इंटू डी क्यू हो जाएगा। बोलो क्या? ठीक है, पहले उसका पोटेंशियल 0 था, अब V हो गया तो V इंटू डी क्यू बढ़ गया ना। Yes, sir. हाँ सर। तो ये V की वैल्यू इधर में रख देते हैं, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ जो फर्दर चार्ज मैंने लाके यहाँ पे प्लेस किया है Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू डी क्यू। अब इनिशियली तो 0 था, धीरे धीरे ला करके इसको कैपिटल Q किया, तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हम Q इक्वल्स टू 0 से कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी क्या? हाँ सर। यस सर। तो इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, 0 टू U, तो U के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो कांस्टेंट है मेरा, बाहर हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2। तो कोई भी अगर शेल है उसको चार्ज आपने Q का दे रखा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में उसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी जाएगी दैट विल बी गिवन बाय Q स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R से लिखा जाएगा। ये शेल की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया, है ना। एक शेल है जिसका चार्ज कैपिटल Q है और जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो उस चार्ज कैपिटल Q के इन्फ्लुएंस में उस सेल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी गिवन बाय Q स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है क्या? बोलिए। यस सर। अब आइए देखते हैं कि अगर मान लो कि यही सॉलिड स्फीयर होता जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज कैपिटल Q को डिस्ट्रीब्यूट किए होते, तो उसके इन्फ्लुएंस में उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती, है ना। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये हमारा स्फीयर है, R इसका रेडियस है, और इनिशियली इट वाज अनचार्ज, और धीरे धीरे चार्ज हम जो है ला करके इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और टोटल चार्ज हमने जो इस स्फीयर को दिया वो कैपिटल Q का है। ठीक है, टोटल चार्ज जो इस स्फीयर को दिया वो कैपिटल Q का है, जो कि इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ये जानना चाहते हैं भाई कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर Q चार्ज हमने दिया इसको, R इसका रेडियस है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि
जो चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर स्फीयर है उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, ये आपकी लिखी जाएगी Q डिवीजन में 4/3 पाई कैपिटल R का Q, है ना, यस सर। जो कि आपका 3Q डिवीजन में 4 पाई R³ का हो गया। अब मान लो कि आप धीरे धीरे चार्ज को जो कि फार अवे पोजीशन पे है उनको ला करके इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हो, और किसी समय इस पे चार्ज जो है वो Q का हो गया, तो Q का चार्ज जब हुआ तो वो सेंटर से लेकर के स्मॉल r रेडियस में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो Q चार्ज। तो ये Q कितना होगा वो अगर आप लिखना चाहोगे तो चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r ये अगर Q को लिखना चाहोगे आप तो ये आप आसानी से लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी डिवीजन में चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई उस पर्टिकुलर स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4 पाई है स्मॉल r क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो वो जो r है और q है उसमें रिलेशन आपको मिल गया, कितना हो गया QR³ डिवीजन में R³। दिस इज द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर स्फीयर, और उसके कारण इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा उसका पोटेंशियल, यस सर। इसके सरफेस का पोटेंशियल। तो कितना हो गया भाई पोटेंशियल इसका, QR कैपिटल Q R² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³। R³, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर। अब मान लो कि तुम फर्दर जो चार्ज DQ है इस DQ चार्ज को ला करके इस स्फीयर पे प्लेस करोगे, तो स्फीयर पे प्लेस करोगे तो वो इसे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेचुरल है कि वो DQ चार्ज जो हम प्लेस करेंगे उसके इन्फ्लुएंस में जो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है दैट इज गोइंग टू ग्रो। मान लो कि वो dr में ग्रो हुआ, तो dr और dq में क्या रिलेशन होगा वो लिखना है, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दे, मिल जाएगा क्या? यस सर। हाँ, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो dq और dr में रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो dq को अगर लिखना होगा तो dq हमारा क्या लिखा जा सकता है भाई, Q/R³, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया 3r² dr, ये dq हो गया। Am I right? यस सर। यस सर। अब ये जो DQ चार्ज आपने ला करके इधर में रखा ही, तो उसके इन्फ्लुएंस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई, तो पहले तो ये इन्फिनिटी पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अब यहाँ पे लाके रखा तो इसकी पोटेंशियल ये हो गया, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट इज द इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। Due to placement of charge DQ, increment in potential energy, ये du लिखना होगा तो ये लिखा जाएगा v इंटू DQ। v इधर निकाला ही था, QR² डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ मल्टीप्लाइड बाई DQ, ये Q/R³।
इंटू 3r² इंटू dr लिखेंगे। नाउ अब ये चार्ज 0 से लेकर के कैपिटल R रेडियस में बांटा है आपने, तो इसी को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R के लिए, 0 से U के लिए, तो हमको ये पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालता हूं भाई, तो 3 बाहर आ गया, Q² बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, R पे पावर 6 बाहर हो गया, और ये क्या बच जाएगा, R पे पावर 4 dr इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R, है ना। R की पावर 5/5। हाँ, तो 3Q² डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे पावर 6 इंटू R पे पावर 5/5, तो ये पावर 5 तो हट गए, ये कितना हो गया, 3Q² डिवीजन में 5 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस R है, जिससे चार्ज आपने कैपिटल Q दिया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखने का ये आपका फॉर्मूला हो गया, 3Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर एक शेल है तो उसका था ये फॉर्मूला, Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये दो एडेड इंफॉर्मेशन आपको इधर में ध्यान में रखने हैं। ये है किसी सेल या स्फीयर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसको लिखने का इंफॉर्मेशन। आगे की बातें फिर हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स इस पे अभी करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, ईमेल